हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ने के बाद हम बहुत सारे मटेरियल्स सबस्टांस को लेकर के रेसिस्टिविटी का एक टेबल बनाया गया है ना। उसमें अलग अलग कैटेगरी था सबस्टांस का, मेटल हो गया, एलॉय हो गया, और उसका रेसिस्टिविटी 20 डिग्री टेम्परेचर पे कितना होता है वो डाटा हम लोग लिख लिए थे। और उसके बाद उस डाटा को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पता चला था कि सबसे कम रेसिस्टिविटी जो है वो मेटल में किसका, सिल्वर का है। और रेसिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम होता है और आसानी से करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा। यानी इससे एक बात हमें समझ में आया कि जिस मटेरियल का सबस्टांस का रेसिस्टिविटी कम, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब करंट अच्छा से फ्लो करता है, इजीली फ्लो करता है। ठीक इसका रिवर्स हम लोग यहाँ भी लिखे हैं कि जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इट मीन्स उसमें करंट का फ्लो जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट, तो करंट का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे मटेरियल को कैटेगराइज किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला जो है सबस्टांस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि द सबस्टांस व्हिच शो वेरी लो रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टर। द सबस्टांस शो वेरी लो रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर रेसिस्टिविटी कम है इट मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट इजीली फ्लो होगा। तीन बात हम बता रहे हैं, आप चाहे तो ये तीनों कंसेप्ट को कंसीडर करके आप कैटेगराइज कर सकते हो सबस्टांस का। समझिए पहले कि वैसा सबस्टांस जिसका रेसिस्टिविटी कम है उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। कोई स्टूडेंट लिख दिया कि वैसा सबस्टांस जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कोई ऐसा भी लिख सकता है कि वैसा सबस्टांस जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए उसको हम कंडक्टर कहेंगे। मीनिंग तो एक ही है ना, यानी रेसिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम और करंट का फ्लो आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो वो लिख दिए हम लोग कि द सबस्टांस व्हिच शो वेरी लो रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टर। उसके सम एग्जांपल हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ये सब जो सबस्टांस है उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, जिसके वजह से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। ठीक, थ्रू इट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि द सबस्टांस हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ना कम ना ज्यादा, है ना। द सबस्टांस हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी कॉल्ड रजिस्टर। वैसा सबस्टांस जिसमें रेसिस्टिविटी मॉडरेट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसको ऐसे समझिए कि अगर रेसिस्टिविटी मॉडरेट है तो रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होगा, ना रेजिस्टेंस कम होगा ना ज़्यादा होगा। यानी कि करंट की बात अगर करंट को कंसीडर करके सोचेंगे तो ना तो करंट इजीली फ्लो होगा और ना ही बहुत हार्ड से फ्लो होगा, है ना, नॉर्मली उसमें फ्लो होगा। यानी कि इजीली फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो हो भी नहीं सकता, ये भी कहना गलत है। फ्लो होगा लेकिन कम अमाउंट में हो पाएगा, है ना। तो वैसे सबस्टांस जिसमें करंट फ्लो जो है डिफिकल्ट से हो, वैसा सबस्टांस जिसमें रेसिस्टिविटी बहुत कम हो, वैसा सबस्टांस रेसिस्टिविटी मॉडरेट हो, और वैसा सबस्टांस जिसमें रेजिस्टेंस भी मॉडरेट हो तो उसको रेसिस्टर कह सकते हो, या सेमीकंडक्टर भी लोग बोल देते हैं, या पुअर कंडक्टर भी बोल देते हैं। ठीक, उसके एग्जांपल्स देखो दिया हुआ है। एलॉय हो गया, सच एज नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटेंट है। आप अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हम लोग डील करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सबस्टांस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी। इतना ज़्यादा कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं करे। हाई रेसिस्टिविटी मीन्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मीन्स करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंसुलेटर। जैसे ड्राई वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, और आप कह सकते हो प्योर वाटर हो गया। ये सारे जो है इंसुलेटर में आते हैं। ठीक, एक लास्ट टर्म हम लोग ये डील कर रहे हैं कि द सबस्टांस हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। मतलब देखो इसमें रेजिस्टेंस ही जीरो है,
वैसा सबस्टांस जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिकली जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अभी पॉसिबल नहीं है। होता ये है, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं कि मोस्ट मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर रेंज 2 से 5 केल्विन। 2 से 5 केल्विन का जो रेंज होता है बहुत कम है। यानी कि थ्योरेटिकली क्या बोला गया है कि दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन। वहाँ तक हम लोग प्रैक्टिकली नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। और वहाँ तक प्रैक्टिकली नहीं पहुँच पाएंगे तो ये क्या चीज़ है, सिर्फ थिंकिंग है, एक तरह का थिंकिंग है कि बहुत सभी मेटल लगभग जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा अगर उसका क्या टेम्परेचर रेंज जो है 10 केल्विन से नीचे हो जाए। ठीक, उसके बाद देखा गया कि कुछ एलॉय भी है, जैसे नियोबियम, जर्मेनियम, है ना, वो भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कितना डिग्री पे, कितना केल्विन पे, 23 केल्विन पे, है ना। 23 केल्विन पे ये जो है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और भी ये फील्ड जो है रिसर्च का है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा कंपाउंड भी खोज लिए हैं जिसका कि जो कि सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वो उसका टेम्परेचर रेंज बढ़ करके आ गया लगभग 100 केल्विन से ज़्यादा। तो ये साइंटिस्ट लोग आशा लगा रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर को अचीव कर लेंगे। और सुपर कंडक्टर को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे अचीव हो जाएगा तो वो समय एक क्रांति जैसा होगा, है ना। वो सब कुछ को आसान कर देगा। जैसे कि करंट का फ्लो यहाँ से कहीं बहुत दूर तक, अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो लॉस बहुत कम होगा ना, लॉस बहुत कम होगा तो एक क्रांति हो जाएगा, है ना। बहुत ही एक से एक टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। तो सुपर कंडक्टर का यूज क्या होता है, सुपर कंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है, पावर ट्रांसमिशन के लिए है। हम सुपर कंडक्टर के हेल्प से हाई क्वालिटी का सुपर मैग्नेट बना सकते हैं, यही सब यूज है। तो ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। तो नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग कंसेप्ट। तो अब समझिए इसको। सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो ज़्यादा ओम्स लॉ से भी रहता है ना। तो 1 बाय 1 हम फॉर्मूला को रिकैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद अच्छा ये बताओ, इस फॉर्मूला से R बराबर क्या लिख सकते हो, V बटा आई हो जाए, ठीक। और यहाँ पे इधर चले आते हैं तो I बराबर क्या लिख सकते हो आप, V बाई आर, है ना, है। अब देखो ओम्स लॉ में 3 टर्म है, 3 फिजिकल क्वांटिटी है और 3 में से 2 दिया हुआ रहेगा, एक के बारे में आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करना था, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का पहला जो फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू V बाई आई, और उस समय बताए थे कि ये रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता है ना तो I पे डिपेंड करता है। ये जो है एक सिर्फ मेथड है रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग VI ग्राफ डिस्कस किए थे, तो VI ग्राफ में भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया था, यानी कि दूसरा बार जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट किए थे वो किसके हेल्प से, है ना, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ VI से। VI के ग्राफ के स्लोप के हेल्प से हम R का वैल्यू निकाले थे। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट, तो उसमें जो है हम लोग रेजिस्टेंस को रो L बाई A से कैलकुलेट कर चुके हैं। ये बात समझ में आया, यानी अब तक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का आपके पास 3 मेथड आ चुका है। एक तो R बराबर V बाई आई, एक तो R जो है कैलकुलेट करोगे ग्राफ से, अगर ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा तो एक R इज इक्वल टू रो L बाई A। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब सुनो, इधर थोड़ा बात कर लेते हैं। करंट कैलकुलेट करने का जो पहला तरीका था हम लोग का, I बराबर, है ना, कितना था जी, जैसे फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, Q बराबर, ये I बराबर क्या था, Q बाई T। Q जो है चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, दूसरा ये आया, है ना जी। अब इसको भी तो आप लिख सकते हो ना, I बराबर Q के जगह पे NE बटा T भी तो लिख सकते हो,
क्या सही है? समझिए बात को, आप जो है I बराबर क्यू बाई टी पहले पढ़ चुके हैं। Q की जगह पे एन ई तो लिख सकते हो, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और टी हो गया क्या चीज, टाइम, जो कि सेकेंड में, और एक ये हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़े थे, क्या I बराबर एजे लिख सकते हैं? एजे का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जे क्या है, करंट डेंसिटी। अरे करंट डेंसिटी जे बराबर आप आई बटा ए पढ़े थे ना जी, तो आई बराबर इससे नहीं आ जाएगा, ठीक। अब इसी के बेस्ड पे न्यूमेरिकल रहेगा, दिमाग में सारा फॉर्मूला अगर रहता है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और भी बहुत सारा हम लोग चीज़ पढ़े थे, जैसे उसमें से हम ये बात कर लें कि जैसे देखो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? रेजिस्टेंस का जो है रिवर्स था, वो था कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हम लोग जी से इंडिकेट किए थे। तो जी बराबर क्या पढ़ा, क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है तो 1/r लिखेंगे। अब देखो r का वैल्यू इतना है, तो क्या g का वैल्यू 1 और r के जगह पे आप लिख सकते हो रो l बाई a, यानी कि g का वैल्यू आ जाएगा a बाई रो l। हो सकता है कि नहीं, है ना? हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कंपटीशन में। कंडक्टेंस तो आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है 10th के सिलेबस में, समझ रहे हो ना बात को? यानी कि G इज इक्वल टू 1/r। G है क्या चीज, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है। G क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। देखो नाम से, टेंस टेंस, रेसिस्टेंस रोकने वाला, कंडक्टेंस प्रमोट करने वाला, भेजने वाला, है ना, इसका जस्ट उल्टा, ठीक। तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए था, तो कंडक्टेंस बराबर ए बाई रो एल हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ये भी समझ में आ गया था। अच्छा, एक रेसिस्टिविटी पढ़े थे, यहाँ इसी फॉर्मूला से आप रेसिस्टिविटी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, कैसे होगा, आर ए बाई एल। तो रेसिस्टिविटी का आर ए बाई क्या हो गया, एल, ठीक। तो आप बताओ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आर ए बाई एल हो गया, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आप कंडक्टिविटी सिग्मा से लिखे थे ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/रो, और 1/रो करोगे दैट इज ये उल्टा कर दो तो एल बाई आर ए आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये पूरा फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं ये टोटल फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए, और विशेष रूप से 10th बोर्ड के लिए इतना तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा ये हो गया, ओहो ये तो नहीं, ये यानी ये तो इतना तो आना चाहिए, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखो एक बात और है, कभी कभी ऐसा मन में फीलिंग आता है सर थ्योरी समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। अगर थ्योरी समझ में आया तो पक्का न्यूमेरिकल बनेगा, क्योंकि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल पार्ट को बनाया जाता है ना जी। जैसे हम बोल दिए बिहार शरीफ से पटना दूर है, तो ये तो फीलिंग आ जाए ना कि दूर है, डिस्टेंस अगर हम समझ रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर लेंगे, है ना, कि कितना दूर है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का थ्योरेटिकल चीज समझो, है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल तो बहुत आसान हो जाता है, उसमें मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ता है, और सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ लग रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो लगने वाला है नहीं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो आप सॉल्व करोगे उसके हेल्प से। चलिए ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग कंसेप्ट है वो है वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन, वो लगने वाला है। रेसिस्टिविटी के जो अच्छे क्वेश्चन होता है उसमें जो है ये कंसेप्ट लगेगा। क्या होता है पहले नोट कर लिए इसको, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन डील हम लोग करना चाहेंगे। यानी ये कंसेप्ट क्या है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड, है ना, या वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ कर लो, लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उसका लेंथ L है, ठीक। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ L है,
अच्छा ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एक वायर है, उसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल। कोई आदमी, कोई एजेंट इसको क्या करता है, इसका लंबाई को बढ़ा देता है ना, खींच करके। इसका लंबाई मतलब यही तार है, तार नहीं बदलने वाला है, इसी तार का लंबाई को बढ़ा दिया है ना। अब लंबाई को बढ़ा करके उसने L1 कर दिया, तो आप लंबाई को बढ़ाओगे तो देखो एरिया कम जाएगा, लंबाई को बढ़ाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यानी कि अब इसका एरिया A1 हो गया। कोई आदमी और आया और इसको कंप्रेस कर दिया, यानी लंबाई को कम कर दिया, कुछ भी कर सकता है ना, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि एरिया यानी कि लंबाई कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में भी चेंज होता है ना। लेंथ को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एरिया में भी चेंज हो रहा है, लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो एरिया में भी चेंज हो रहा है। तो क्या वॉल्यूम में भी चेंज होगा, क्या वॉल्यूम में तो चेंज नहीं रहेगा, वॉल्यूम तो वही है ना, वही रह जाएगा। यानी कि इधर का वॉल्यूम अगर हम कह लें V1 इज इक्वल टू तो A1 L1, और इधर का वॉल्यूम कह लें V2 इज इक्वल टू A2 L2, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, दैट इज A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 इज इक्वल टू A। यही कहलाता है वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब कहेगा कि कोई वायर है, इसको खींच करके हम लेंथ को दुगना कर दिए, तो बताइए रेजिस्टेंस पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा या कितना हो जाएगा। अगर पहले का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको दिमाग लगाना है कि लेंथ को खींचें तो एरिया पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले का वॉल्यूम और अभी का वॉल्यूम को दोनों एक रहेगा, और उससे एक वेरिएबल का डाटा निकलेगा और पुट करके वैल्यू आंसर लाइएगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बात समझ रहे हैं। यानी कि वॉल्यूम कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर आप लेंथ में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली एरिया में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से वॉल्यूम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यही कहलाता है क्या चीज, लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखते हैं, आप भी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब एनसीईआरटी का देखो पहला क्वेश्चन हम लोग कंसीडर किए हैं, है ना, कि अ कॉपर वायर। समझिए पहले, देखो आज फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, है ना। न्यूमेरिकल में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहता है कि सर थ्योरी तो समझ में आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। देखो एक चीज़ आपको बता दें कि अगर थ्योरी बहुत अच्छा से समझ में आए तो न्यूमेरिकल बिल्कुल बनेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो थ्योरी जो है, थ्योरी का जो भी लेक्चर नियर अबाउट अब तक 14 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, उसको पहले आप बढ़िया से देखिए, और उसको देखने के बाद तब न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल सबसे पहले आप सिंपल न्यूमेरिकल बनाओ, है ना, पुट वैल्यू एंड गेट रिजल्ट वाला। उससे क्या होगा, आपके माइंड में ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। आप कहने लगोगे कि जरूर हमसे भी न्यूमेरिकल बनता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना। जब दिल में आ गया कि हाँ बनता है तो दिमाग से भी बनने लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आपको। आइए, और एक बात और है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे बड़ा सा हो या छोटा सा हो, कम कैलकुलेशन का, ज़्यादा कैलकुलेशन का, है ना, नॉर्मल कंसेप्ट का या कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट का, आपका पहला स्टेप होगा क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में पढ़ें, बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़िए। 1 टाइम्स 2 टाइम्स पढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो 3 टाइम्स पढ़ो, फिर जाकर के ऐसा होगा कि बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा, है ना। आदत तो बनाना ही पड़ता है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर टाइम अपने आप कम जाता है। क्वेश्चन समझ में आया तो उससे रिलेटेड आप डाटा को लिखो, जो डाटा दिया हुआ है, और वो डाटा लिखने के बाद अब आप क्या करोगे कि जो निकालना है वैल्यू उसको पता करो, और उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है वो आप लिख करके पुट एंड वैल्यू को पुट कीजिएगा सारे डाटा को, और रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, यूनिट का कन्वर्जन। बहुत सारे न्यूमेरिकल में
अलग यूनिट दिया हुआ रहता है, शायद कॉमर्शियल यूनिट भी दे दे, सीजीएस दे दे, एफपीएस दे दे, लेकिन जनरली आंसर जो है एसआई में लाना होता है। तो अगर एसआई यूनिट में आंसर को लाना है तो सारे जितने भी फिजिकल डाटा दिया हुआ है सबका यूनिट एसआई में लाना होगा, तभी आंसर आएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, यानी कि कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। आप खुद सोचो डायमीटर दिया हुआ तो क्या इसका रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस हो जाएगा 0.5/2। mm को मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, तो मीटर में 10⁻³ करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया आपको, है ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, और क्या दिया हुआ डाटा है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, एंड रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी रो का वैल्यू आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इसका मतलब आपसे लेंथ पूछ रहा है। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना है दिया हुआ, कितना बन जाता है 10 ओम। बहुत आसान है ना। अब देखो लेंथ निकालना है, क्या करें, सबसे पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखो, तो हमारे पास तो वी है, एक ही फॉर्मूला है ना, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, तो R = ρl/a। तो इससे देखो R दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L नहीं निकाल लोगे तो आप कहोगे सर A कहाँ दिया हुआ है, तो अरे रेडियस दिया हुआ है तो πr² लेकर के एरिया निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर, है ना। तो देखो इसलिए L बराबर हम क्या लिखें, बताओ आप ही लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RA/ρ लिख सकते हैं। चलिए L का वैल्यू निकल जाएगा, R का वैल्यू कितना है 10 ओम, और A का वैल्यू कितना रखोगे, तो A का वैल्यू जो है πr² होता है, तो पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, r² तो R का वैल्यू कितना है, इतना / 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर दो, डिवाइडेड बाई रो का वैल्यू कितना है जी, तो 1.6 × 10⁻⁸। अब ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 122 पॉइंट आ जाएगा 77 मीटर। हो गया क्लियर, बात समझ गए, है ना। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सब डाटा को रख दिए, कुछ एसआई में नहीं था, एसआई में कन्वर्ट कर दिए, और फिर फॉर्मूला था उसमें पुट किए, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन इसके आगे भी है, क्वेश्चन इसके आगे भी है। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। देखो कह रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस में कितना कैसे चेंज हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, डायमीटर जो पहले था ना उसको हम डबल कर देंगे। तो देखो एक तो डाटा ये सब भर करके पुट करके वैल्यू उसके बाद निकालोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा मेथड है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट से भी डील कर सकते हो, जैसे कैसे वो समझो। इसमें दो काम होता है ना, पहले क्या था और अब क्या है। तो पहले मान लीजिए डायमीटर d था, तो अब डायमीटर को 2d कर दिया, यानी डबल कर दिया, है ना। लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो पहले लेंथ यल होगा तो अभी भी लेंथ यल है, और चूंकि वही मटेरियल के साथ छेड़छाड़ हो रहा है ना, उसी को डबल किया जा रहा है, उसी मटेरियल का डायमीटर का, तो उस पहले का भी रेसिस्टिविटी रो, तो अब का भी रेसिस्टिविटी क्या, रो। अब पहले का रेजिस्टेंस कितना होगा, अच्छा देखो डायमीटर d है तो क्या उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं r, ठीक। तो पहले का रेजिस्टेंस कितना होगा, R = ρl/a, और a के जगह के आप πr² नहीं लिखेंगे, अरे रेजिस्टेंस रेडियस r है तो एरिया नहीं हो जाएगा πr², इसमें कहने का तो कोई बात है नहीं, ठीक। समझ में आ गया ना इतना। अब कह रहा है कि देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब डायमीटर को आप डबल किए तो रेडियस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। अरे डायमीटर को डबल किया तो रेडियस डबल नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो कि पहले जो है कोई बॉडी था, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर मान लो 10 मीटर है,
ठीक। तो 10 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना है 5 मीटर। अब डायमीटर को हम बढ़ा के डबल कर दिए 20 मीटर, तो अब बताओ रेडियस कितना है 10 मीटर हुआ कि नहीं। तो डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल, क्या समझ गए ना। तो अब बताओ यहाँ पे रेडियस कितना लिखें, इसके लिए रेडियस यानी R2 बराबर क्या, हम रेडियस भी तो डबल लिख सकते हैं, पहले से डबल लिखा गया। तो इसका एरिया बताओ बाबू कितना होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो R तो अब यहाँ पे 2R होगा ना, तो A इज इक्वल टू पाई और सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ का रेजिस्टेंस R2 कितना होगा जी बोलिए, तो रो है ना, यहाँ एरिया को भी A2 लिख दो, रो L बाई A, तो A के जगह पे यानी A2 के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिए, अब इधर लिखते हैं, उधर थोड़ा सा जगह का कमी है जी। हाँ, तो R2 बराबर आ गया कितना 1/4 रो L बाई पाई आर स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख देंगे, लिखना उचित है, बिल्कुल है ना। 1/4 को इधर कर दिए, बाकी अब इसको पहचानो तो ये कौन है, R है। यानी कि अब का रेजिस्टेंस जो है पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान हो गया ना, इसमें कोई डाटा भी हमको नहीं लगा, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और सिंपल सॉल्व भी हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, एक बार और समझना है तो समझ लीजिए, देख लो, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। R2 जो है R2 की जगह पे अब एरिया तो चेंज होगा ना, चूंकि रेडियस चेंज हो गया तो करके वैल्यू ला दिए। R2 बराबर आया 1/4R, इसका मतलब 1/4R का मतलब क्या है ना, 1/4R का मतलब हो गया पहले अगर R रेजिस्टेंस था तो अब जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले के 1/4 टाइम होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड भी। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। बहुत कमाल का क्वेश्चन है कि एक वायर था, वायर को खींच करके डबल कर दिए, वायर को खींच के डबल कर दिए, तो बताइए पहले रेजिस्टेंस कितना ओम था जी 10 ओम, तो अब कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में दो अप्रोच लेंगे हम, शुरू में क्या था, बाद में क्या था, और उसके बाद कंबाइन करने का कोशिश करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें इनिशियल क्या है कंडीशन वायर का, है ना, मान लेते हैं कि एक वायर है, समझो जी, इसका लेंथ को हमने L1 मान लिया, इसका एरिया को A1 मान लिया, ठीक, और इस जो मटेरियल का बना हुआ है उसका रेसिस्टिविटी हमने रो मान लिया, ठीक। अब इसका रेजिस्टेंस R1 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रो L1/A1, कोई दुख तकलीफ की बात तो नहीं है ना। अब R1 का वैल्यू दिया हुआ है जी, तो 10 ओम इज इक्वल टू रो L1/A1 लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना। अब इसके साथ क्या होने वाला है ये देखो, इसको खींचा गया, इसको खींचा गया, कोई दूसरे को नहीं, इसी को खींचा गया, खींच के डबल कर दिया, तो खींच के डबल किया तो ऑटोमेटिकली ये पतला वायर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। अब जो L1 था वो L2 जो है वो 2L1 के बराबर हो गया, नहीं, अरे खींचा गया डबल कर दिया गया, तो पहले L1 था तो अब 2L1 हो गया। अब एरिया पहले A1 था तो अभी भी A1 रहेगा क्या, नहीं, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अब ये मान लेते हैं कि A2 है, ये सब मान लिया गया। तो बताइए अब रेजिस्टेंस कितना लिखें, तो R2 इज इक्वल टू, हाँ एक बात और, इसी मटेरियल को खींचा गया है ना, इसी वायर को खींचा गया है, तो रेसिस्टिविटी तो सेम होगा। ऐसा नहीं सोचिए कि रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, अरे रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि नहीं डिपेंड करता है किस पे, ना तो लेंथ पे ना तो एरिया पे, यानी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल चेंज होता तब। अब ये मटेरियल सेम है तो कैसे चेंज होगा, रेसिस्टिविटी तो रो लिखना पड़ेगा, तो रो L2 बाई कितना A2, ठीक।
अब और लिखो R2 इज इक्वल टू रो, L2 के जगह पे 2L1 नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं A2। अब R2 का वैल्यू निकालना है आपको, तो देखो R2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई डाटा तो दिया हुआ है नहीं, तो नहीं दिया हुआ है तो एक ही रास्ता हमारे पास है कि कहीं देखो रो है L1 है, कहीं A2 A1 के टर्म में कुछ रिजल्ट आ जाए तो हम इतना के जगह पे 10 निकाल रख के और कुछ डाटा निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें A2 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ A1। कैसे लिखाएगा, अगर लिखाएगा तो एक वेरिएबल हमारे पास कम जाएगा और निकाल लेंगे फिर वैल्यू। देखो इस इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है ना, एक वेरिएबल R2 एक वेरिएबल A2, तो कैसे क्या होगा, इक्वेशन एक वेरिएबल दो, तो कभी हम दोनों वेरिएबल को नहीं निकाल पाएंगे, एक ही वेरिएबल को निकाल पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि A2 को इन टर्म्स ऑफ A1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे होगा, तो लगाइए वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ। वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ यहाँ क्यों लगाना पड़ रहा है, इसलिए लगाना पड़ रहा है कि देखो इस मटेरियल का लेंथ को हम चेंज कर चुके हैं तो एरिया चेंज हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, जो पहले है वही बाद में, क्योंकि पहले का वॉल्यूम A1 L1 बाद का वॉल्यूम A2 L2 है ना जी। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 के जगह पे 2L1 लिख सकते हैं, L1 से L1 निपट जाएगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा A1/2 आ गया ना रिलेशन। अब इस रिलेशन को इसमें पुट कीजिए तो R2 बराबर कितना आएगा जी, रो 2L1 डिवाइडेड बाई A2 के जगह पे A1/2, यानी कि इधर आ जाए, थोड़ा सा जगह है इसका यूज कर ले, 2 ये ऊपर चला गया तो 4 रो L1/A1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए R2 इज इक्वल टू 4, इसको पहचानो कौन है जी, ये देखो इक्वेशन पहला में रो L1A1 बराबर कितना है 10 ओम रखिएगा और बड़ा इज्जत से आंसर आ गया कितना 40 ओम, आंसर आ गया ना समझ में। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस इसमें ये सिद्धांत अपनाना है कि पहले क्या था बाद में क्या है, और उसी मटेरियल के साथ कुछ हो रहा है, इसका मतलब मटेरियल नहीं बदला तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ध्यान दीजिए, ये TMH का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है वो उसका जो डेरिवेशन है, प्रूफ है, ये प्रूफ जो है वो इसके लिए ट्रिक बन जाएगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और जब जब आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आप कोशिश कीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक बनाइए, आसान होगा, बहुत कम समय में जल्दी बन जाएगा, है ना। आइए ध्यान देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये TMH का है। क्वेश्चन कह रहा है कि when the length of a wire is stretched n times, फिर वही घटना, पहले क्या है बाद में क्या है। एक वायर है, मान लेते हैं कि उसका लेंथ L रहा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेसिस्टिविटी इसका रो है, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L1 मान लो, A1 मान लो, ठीक। तो रेजिस्टेंस रो L1/A1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स, खींच दिया n टाइम्स, यानी कि इसको खींच दिया n टाइम्स, पता नहीं कितना गुना कर दिया जी, लेकिन खींचा तो है, n टाइम्स खींचा, तो लेंथ जो अब L2 है इसका वो n L1 हो जाएगा और एरिया मान लेते हैं A2 हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो जो मटेरियल तो सेम है ना, उसी वायर को खींचा ना, उसी वायर को खींचा तो मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम होगा, तो रो L1 की जगह L2 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई A1 की जगह A2। एक स्टेप और, R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह n L1 लिख दें और क्या जी A2। देखो फिर A2 का रिलेशन ढूंढना होगा किसके, A1 के टर्म में, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ VL, वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ VCL से
इधर का वॉल्यूम A1 L1 बराबर इधर का वॉल्यूम A2 L2। A1 L1 बराबर A2 L2 की जगह कितना लिखें N L1। अब L1 से L1 निपटेगा, आपका A2 बराबर आ गया A1 बाई N। ठीक, रिलेशन मिल गया ना। अब इस रिलेशन को इसमें पुट कीजिए, तो R2 बराबर पुट करने के बाद R2 का वैल्यू कितना आएगा, रो N L1 डिवाइडेड बाई A2 के जगह पे हम A1 बाई N रख सकते हैं। आइए इधर अब, ठीक, तो R2 इज इक्वल टू क्या, ऊपर चला जाएगा तो N स्क्वायर रो L1 A1, इसको पहचानो थोड़ा सा, रो L1 A1 कहाँ है, वहाँ है, यानी R2 बराबर N स्क्वायर R1 लिख सकते हो। यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, यानी क्या कह रहा था कि इट्स रेजिस्टेंस बिकम N स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल। पहले वाला तो उसी को ना ओरिजिनल कहा है, ओरिजिनल प्रूफ इट, तो हो गया, प्रूफ हो गया कि R2 बराबर N स्क्वायर R1। अब कहोगे सर ये ट्रिक, आप बोल रहे थे कि ये ट्रिक इस ऐसे फॉर क्वेश्चन पे लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। अब इसके मेथड से हम निकालते हैं R2 बराबर, देखो क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच टू इट्स डबल, है ना, कितना खींच के कर दिया, डबल, है ना, तो डबल कर दिया तो N का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, और R1 मतलब ओरिजिनल कितना है 10 है, तो 2 का स्क्वायर और 10 करोगे तो 4 और 10 का गुना कितना हो जाएगा 40 हो। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं, आ गया ना जी, तो आ गया। यानी कि जब लेंथ को n टाइम्स बढ़ाया जाए, दुगना कर दिया जाए, तिगना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 1/2 गुना कर मल्टीपल टाइम्स कर दिया जाए, है ना जी, तो ऐसे में रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो N स्क्वायर इंटू R1 यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। यही ट्रिक बन गया, इसी ट्रिक पे आप बना सकते हो, यानी लिख सकते हो, है ना। अब जो है इसको मिटाते हैं, ऐसा क्वेश्चन और भी है, हम होमवर्क में दे देते हैं। ठीक, होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हमको आप लोग को दे दिया गया है। क्वेश्चन ट्रिक से भी बना सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। इसके पहले का प्रूफ में हम लोग क्या सीखें कि R2 मतलब बाद का जो रेजिस्टेंस है वो N स्क्वायर R1 यानी कि N स्क्वायर इंटू R1 दैट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे वेयर N क्या है, तो N जो है नंबर ऑफ टाइम्स द न्यू लेंथ इज ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ, यानी N जो है वो कितना गुना, जो न्यू लेंथ आया है वो कितना गुना पहले से हो गया है ना, वही लिखें कि N नंबर ऑफ टाइम्स द न्यू लेंथ इज ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है और उसका आंसर भी हम लोग दे दिए। ठीक, तो क्वेश्चन को बनाइए, और इसके बाद का जो एक और वीडियो आएगा उसमें भी रेसिस्टिविटी पे क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन होगा अलग अलग टाइप का, और बेहतर हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। पढ़ते रहिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे लास्ट में कि एक टाइम बना लो, एक शेड्यूल बना लो वीडियो को देखने के लिए, कि हमें इस टाइम में फिजिक्स का, इस टाइम में केमिस्ट्री का, इस टाइम में मैथ्स का, इस टाइम में इंग्लिश का, और जो भी टीचर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से उसको देखिए, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और हम लोग का भी कंटिन्यूटी बना रहेगा। और ग्रुप में ज़रूर जो भी होमवर्क दिया जाता है, जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का इस इंस्टीट्यूट में, है ना, तो उस पर ज़रूर भेजिए ताकि टीचर लोग चेक करें और अच्छा बेहतर आपको जहाँ कहीं भी गलती हो सुधार करके आपको भेजें। ठीक, थैंक यू।